नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एपिसोड 52 तक हम पहुँच चुके हैं और आज का जो यहाँ पर टॉपिक हम देखने वाले हैं, देखिए जो पहला टॉपिक है यह अपने आप में ही अच्छा खासा महत्व रखता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य से लिया गया प्रश्न है ना, तो इसको 4 स्टार जरा लगा दीजिए। अब देखते हैं कि क्या बातें यहाँ पर कही गई है। सेंदुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कुछ बातें कहा गया है, कुछ कथन दिया गया है। आपको कहा है विचार कीजिए, यहाँ पर सही पूछा है और ध्यान देना है कितने कथन पूछा है ना। नए पैटर्न का जो विकल्प आ रहा है यह है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड इससे निकालेंगे। यह अभ्यारण्य अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो पहला तो ये हमारे पास फैक्ट आया है, देखेंगे। दूसरा क्या आता है, काजूथुरुथी नदी और कुलथुपुझा नदियां अभ्यारण्य से होकर के बहती हैं, यानी कि सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर के क्या ये नदियां बहती हैं, इसको देखेंगे। और यहाँ पर फिर आपसे कहा गया है कि वन की स्थिति को लेकर के कि किस तरह के वन यहाँ पर पाए जाते हैं इस वन्यजीव अभ्यारण्य में। सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन और दलदली वन, ये 3 यहाँ पर स्टेटमेंट हैं। अब इस तीनों के विषय में जानने से पहले अगर हम सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जान ले तो मेरा ख्याल है कि आप चीजों को समझ जाएंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वह 1984 में हुआ था और तारीख था 25 अगस्त। तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत फैक्ट पूछा जाने लगा है यूपीएससी में, तो संभव है यहां से प्रश्न आपको आ जाए। तो पहली चीज तो यह हो गया। अब दूसरा जो यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहां पर है। क्योंकि आप जानते हैं भारत का यह हिस्सा देखेंगे तो यह हो गया पूर्वी तट और यह हो गया पश्चिमी तट। तो यह पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए यह पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है, इसमें जो केरल के कोल्लम जिले में अवस्थित है। कहां पर, स्टेट कौन सा होगा, केरल, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, कोल्लम। यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोल्लम कहां पड़ता है, केरला में। ठीक है, समझ में आ गया कि पश्चिमी क्षेत्र में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपसे एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बिल्कुल, यह अभ्यारण्य जो है इसी का हिस्सा है। तो यह तो सही हो गया। अब 2-3 स्टेटमेंट यहां पर और भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो है कि क्या ये नदियां यहां अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। देखिए, अगर नदियों की चर्चा यहां पर करेंगे तो 2-3 नदी जो है मुख्य नदी है। एक तो सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो नाम पड़ा है ना, दरअसल एक नदी के नाम पे ही है। सेंदुरनी एक नदी हो गया, दूसरा हो गया काजूथुरुथी नदी और तीसरा हो गया कुलथुपुझा नदियां, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको नाम याद रहेगा, क्योंकि मलयालम शब्द है तो थोड़ा सा कठिन है हम लोगों के लिए उच्चारण करना, है ना, नॉर्थ वालों के लिए। तो ये नदियां जो है सही है। अगर ये भी दे दे, ये नदी भी है, ठीक है, तो वह भी सही हो जाएगा। अब यहाँ वनों को लेकर के बात किया गया है कि वन किस तरह से यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो कहा गया कि क्या सदाबहार यहाँ पर वन है। इसके अलावा कहा गया कि क्या अर्ध सदाबहार वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और कहा गया कि क्या दलदली वन देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सदाबहार वन की बात करेंगे तो वहां पर एक स्टेटमेंट और एक पॉइंट जोड़ दीजिए कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेगा, अर्ध सदाबहार वन भी देखने को मिलेगा, दलदली वन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो केरल में है, तो यहाँ पर आप एक बात समझिए लोकेशन के अकॉर्डिंग कि दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन भी यहाँ पर आपको देखने को पड़ेगा। रीड ब्रेक के विषय में जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा जो एनवायरनमेंट में, वह भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ क्या यहां पर घास के मैदान देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें यहां पर पाए जाएंगे। कुल मिलाकर के हमने देखा कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसलिए यहां पर इसका सही जवाब, कितने कथन सही हैं, तो तीनों ही सही हैं, सभी 3। हमें सी विकल्प के साथ यहां पर चलना है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। मैं फिर से बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट का टॉपिक कहीं से भी आ जाता है, उसको आप अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, वहां से प्रश्न बनता है। हाल ही में जारी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार प्लस इसको लगा सकते हैं आप। ठीक है, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, डॉल्फिन की स्थिति, ये सारी चीजें जो डॉल्फिन से संदर्भित हुआ करे ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाया कीजिए ना। यानी कि किस स्टेट में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है, मैं थोड़ा बहुत चीजें आज यहां पर बता भी देता हूं, आपका काम हो जाएगा। देखिए, हाल ही में जारी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है, और पूछा गया कौन सा कथन। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है। पहली यहां पर रखा गया है और कहा गया है राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। दूसरा कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या जो है वह क्या बिहार स्टेट में पड़ता है। तो अब यहां पर सबसे पहले हम जो है नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के विषय में ही समझ लेते हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर
राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गणना की गई है और यह पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जो है 8 राज्यों की 28 नदियों का अध्ययन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ये इस तरह के फैक्ट आते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, 8 राज्य के कितने 28 रिवर्स में। ओके, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगा और 8500 किलोमीटर की दूरी जो है वह भी तय किया गया है। यहां पर मुख्य नदी देखिए, मुख्य नदी में एक तो गंगा ही आ ही जाएगा। गंगा नदी के अलावा यहां पर जो गंगा की सहायक नदियां होंगी उसमें कुल 7109 किलोमीटर का सक्रिय रूप से इसके लिए सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, इस सर्वेक्षण के आधार पर कुछ चीजों की जानकारी दी गई। अच्छा, गंगा की सहायक नदियां भी तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें बहुत सारी नदियां हो सकता है इस क्षेत्र का। जो 8 राज्य है जैसे कि चंबल हो सकता है, यमुना हो सकता है, राप्ती, शारदा, घाघरा, महानंदा, बिहार की जितनी भी नदियां हैं आप उसमें रख सकते हैं। जैसे कोसी भी हो सकता है, गंडक, गेरुआ हो गया, उसके बाद रूपनारायण रख सकते हैं, कलजानी रख सकते हैं आप, चूर्णी, हल्दी, ये सारी नदियां हो जाएगा जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश उस वाले एरिया से आता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी गणना किया गया। अब इस गणना में कुछ बातों की चर्चा किया गया और उसमें कहा गया कि गंगा डॉल्फिन की संख्या जो है वह ध्यान दीजिए 6324 है। गंगा डॉल्फिन की संख्या कितना है 6324 है। और सिंधु डॉल्फिन की जो बात की गई उसकी संख्या मात्र कहा गया कि भाई केवल यह 3 है। ठीक है, और यहां पर समझना है कि सर्वेक्षण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन 3 नदियों की अनुमानित डॉल्फिनों की टोटल संख्या की बात कर लिया जाए तो 6327 बताया। तो अब मुझे बताइए कि 6324 कहां पे आ गया? वह तो केवल यहां पर जो गंगा की ही बात किया गया और जो सिंधु का है वह केवल 3 बचता है। अब यहां पर स्टेट को लेकर के, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, बिहार में क्या सबसे अधिक संख्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या कहा गया है, बिहार निश्चित तौर पर संख्या है लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। बिहार जो है वह दूसरे नंबर पे है। अच्छा, इसमें एक चीज यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? 2397, आपको यह ध्यान रखना है। और बिहार दूसरे नंबर पे आएगा तो बिहार में 2220, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा गंगा नदी के प्रवाह पर ध्यान दीजिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार की आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, है ना। तो वेस्ट बंगाल में तकरीबन इसका जो डेटा दिया गया है वह 800 के करीब है, 815, ये तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। अब और आगे बढ़िए, वेस्ट बंगाल से कहां पहुंच जाएंगे? असम में। असम में जो इसकी संख्या है 635 का आ गया है। थोड़ा सा अब दूसरे तरफ चलते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ले लेते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो कहा गया है कि अगर मिला दिया जाए 95। पंजाब में कहा गया है, जो मैंने कहा कि सिंधु नदी की चर्चा, मैंने क्या कहा था? सिंधु में कितना है? 3 है। तो ये कहां पर होगा? पंजाब में ही, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो है ये जारी जानकारी जो है बताई गई। तो बिहार सर्वाधिक संख्या नहीं है, ये गलत फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला सही होगा। कौन से कथन सही है? केवल एक, तो ए विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। मामला समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जानकारी मैंने दे दिया है, थोड़ा सा अपने तरफ से भी इसको लेकर के पढ़िएगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। हाल ही में एपिडेलेक्सिया फॉल्सिफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलेस्ट्रिस नामक जंपिंग स्पाइडर की खोज किस राज्य में की गई? ध्यान देना, इन शब्दों पर के मोह जाल में नहीं फंसना है क्योंकि आपको ये कठिन लग सकता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जिस चीज को थोड़ा कठिन अगर प्रश्न लगे ना, उसका जवाब बहुत आसान हुआ करता है। और यह जो है भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा पड़ता है, वहां पर एक राज्य है नीचे दक्षिण में, उस राज्य का नाम है केरल, है ना। यहां पर इस खोज किया गया, डी विकल्प के साथ चलेंगे। अगर इस तरह की चीजें आता है बिल्कुल फैक्चुअल आएगा, हालांकि ज्यादा चांसेस है कि स्टेटमेंट के साथ, किसी स्टेटमेंट के साथ इसको पूछा जाए, सीधे तौर पर नहीं पूछा जाएगा। चौथे पर चलें, क्या कहता है? सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या क्या कथन कहा गया है उसको देखेंगे और उससे पहले सही है कौन सा कथन, ये ठीक है। यह फ्रांस द्वारा शुरू किया गया एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। क्या? फ्रांस। चलिए, यह टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी पर केंद्रित है। तो सबसे पहले इसके विषय में सिटीज कोलिशन क्या है, इसके विषय में समझिए। सबसे पहली बात है कि इसकी पहल जो किया गया है वह दरअसल फ्रांस के द्वारा नहीं, वह भारत के द्वारा किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। अब दूसरी बात जो किया गया कि इसमें क्या चीजें रखा गया है, अगर इसी चीज को ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए शब्द ही है सिटीज कोलिशन,
है ना। तो कई बार शब्द पे ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान साझा करें, निजी क्षेत्र की सहभागी पर ये केंद्रित है, ये सही हो गया। कहा गया था कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 बी विकल्प के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, 5वें पर आ जाए। 5वां भी महत्वपूर्ण है, इसको देखना है, श्वेत क्रांति 2.0। ठीक है, इसको 4 स्टार डाल दीजिए, यहां से प्रश्न हो सकता है। कुछ कथन दिया गया है, विचार करने कहा गया है, सही कथन, और पूछा गया है कितने सही कथन है ये आपसे। पहला, इसका मुख्य लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में संधारणीय और चक्रीयता को बढ़ावा देना है। किस क्षेत्र में? डेयरी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य स्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखेंगे क्या क्या इसके तहत है, कीवर्ड पहले निकालते हैं। इसके तहत सरकार का लक्ष्य जो है अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। कुल मिलाकर के ये सारे आधार जो है श्वेत क्रांति 2.0 के आधार पर दिया गया है। तो भाई सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि हम श्वेत क्रांति 2.0 देख लेते हैं। देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 जो है महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर जो है सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता को बढ़ावा देना। जो चीज यहाँ पर आपसे लिखा भी गया है, पूछा भी गया है, तो वो सही हो गया। अब इसके तहत कुछ और बातें कही गई है, जिसमें देखेंगे तो यह भी टारगेट रखा गया है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य स्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दूध संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह भी आपको सही हो गया। तीसरा कहता है कि इसके तहत सरकार का लक्ष्य जो है अगले 5 वर्ष का टारगेट बनाया गया है और अगले 5 वर्ष में तय किया गया है कि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाएगी। यह भी सही यहां पर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो एक तरह से कह सकते हैं इन सब कामों के लिए बुनियादी ढांचा हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और क्या करना है, तो दूध श्रृंखला से इन सब चीजों को जोड़ देना है, ये काम करने की बात की गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। कितने पूछा गया था, सी विकल्प के साथ जाएंगे, सभी 3 जो है वह सही है। ठीक है, तो आज का प्रश्न अब आपके लिए, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित वंशों में से किसने, ध्यान देना है, कुछ वंश की चर्चा की गई है, 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये 4 यहां पर आपको दिख रहा है, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे दीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।